आज हम बात करेंगे मुगल एम्पायर के बारे में, जो हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल एम्पायर की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1526 में हुई थी। 1526 में जो पहला मुगल एम्पायर था, जिसका नाम बाबर था, उसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वो सेंट्रल एशिया के साइड से, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वो सेंट्रल एशिया के साइड से इंडिया में आया था। और जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था, दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोधी, उसको हराने के बाद बाबर ने अपना इंडिया में अपना मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश किया था। तो हमें पता कैसे चला कि मुगल एम्पायर कभी होता था या नहीं था? तो उसके सोर्सेज जो थे, पहला था पहला लिटरेरी वर्क्स था और दूसरा मॉन्यूमेंट्स था। लिटरेरी वर्क्स यानी कि एक पोएट होता था उस टाइम में, अबू फजल ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था एनी अकबरी। उसमें अकबर के टाइम पे जितना भी जो कुछ होता था, वहाँ सोसाइटी कैसी थी, अकबर की बायोग्राफी थी वो। सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे थे, कैसा, कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कौन सी करेंसी थी उस टाइम की, सारी डिटेल्स दी गई हैं एनी अकबरी में। और मॉन्यूमेंट्स में बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स थी। सबसे फेमस मॉन्यूमेंट जो है वो ताजमहल है, आपको पता होगा। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था अपनी बिलव्ड वाइफ मुमताज महल की याद में। ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है। और ताजमहल की जो दीवार पे कार्विंग हुई है, उस टेक्निक को कहते हैं पीट्रा दूरा। उसकी स्पेलिंग ये है PIETRA दूरा, पीत्रा दूरा। ताजमहल की जो दीवार पे कार्विंग की गई है, उसको पीत्रा डूरा कहते हैं। इसको प्योर वाइट मार्बल से बनवाया गया है, शाहजहां ने इसको बनाया था। दूसरी मॉन्यूमेंट हो गई जामा मस्जिद। जामा मस्जिद को भी शाहजहां ने बनवाया था। ये बिगेस्ट मॉस्क है इंडिया का। और इसमें 3 दरवाजे हैं, 3 साइड में 3 दरवाजे हैं। और मॉन्यूमेंट हो गई रेड फोर्ट को भी शाहजहां ने बनवाया था। हर साल रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होइस्ट करते हैं नेशनल फ्लैग को। और इसी रेड फोर्ट के अंदर 2 जगह और है, एक सेकेंड। रेड फोर्ट, इसको भी शाहजहां ने बनवाया था यमुना रिवर की बैंक पे। ये दिल्ली में सिचुएटेड है। ताजमहल जो है वो आगरा में सिचुएटेड है। और जामा मस्जिद भी दिल्ली में सिचुएटेड है। बात करते हैं रेड फोर्ट के बारे में। तो रेड फोर्ट का जो वेस्टर्न साइड वाला गेट है, उसको लाहौरी गेट कहते हैं। यहाँ पे एम्परर जब कोई सेरेमनी में जाता था, सेरेमनी करवाता था, तो इस साइड के गेट से जाता था। और रेड फोर्ट के अंदर कई सारी इंप्रेसिव बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जिनमें से 2 बहुत मतलब फेमस हैं। एक है दीवानी आम, एक है दीवानी खास। दीवानी खास के अंदर जो मोस्ट फेमस पीकॉक थ्रोन है, वो रखा गया था। और इसी रेड फोर्ट के अंदर बाद में चल के औरंगजेब जो था, शाहजहां का बेटा, उसने मोती मस्जिद बनवाया था। मोती मस्जिद प्योर मार्बल से बनी थी। और रेड फोर्ट बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स में था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है रेड फोर्ट की। और जैसा कि मैंने बताया था कि हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर होइस्ट करते हैं अपना नेशनल फ्लैग इसके ऊपर। अब आते हैं बाबर पे। बाबर का पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दौलत खान लोधी जो पंजाब के गवर्नर थे उस टाइम पे, उन्होंने इनवाइट किया था इंडिया में, ताकि वो इब्राहिम लोधी को मार सकें, डिफीट कर सकें। और फिर बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत लड़ा इब्राहिम लोधी के सामने, इब्राहिम लोधी के साथ 1526 में पानीपत में लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई थी पानीपत की, जिसमें बाबर की जो फोर्सेस थी उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। और बाबर ने अपना मुगल एम्पायर स्टैब्लिश किया था इंडिया में 1526 में। उसके बाद राणा संगा ऑफ मेवाड़ के साथ बाबर की लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ खानवा में 1527 में। बहुत फियर्स लड़ाई हुई थी, बहुत भयानक लड़ाई हुई थी, लेकिन बाबर की फोर्सेस ने राणा सांगा जो था मेवाड़ का, उसको हरा दिया। उसके बाद फिर से अफगान और नुसरत शाह जो बंगाल में थे, उनकी कंबाइंड फोर्सेस के साथ बाबर की लड़ाई हुई थी 1529 में।
इसमें बाबर जीता था, लेकिन ये इतनी डिसीसिव विक्ट्री नहीं थी। फिर बाबर की डेथ हो गई थी 1530 में। बाबर जो है उसने 1526 से लेके 1530 तक रूल किया। 4 साल का रूल था, बहुत छोटा रूल था इसका। उतने अच्छे से स्टेबलाइज अपने एम्पायर को नहीं कर पाया था, उससे पहले इसकी डेथ हो गई थी। फिर इसके बाद जो रूलर थे, बाबर के बाद आए थे हुमायूं। हुमायूं जो है उतने बड़े रूलर नहीं थे जैसे कि बाबर थे। तो हुमायूं के बाद जो रूलर आए थे अकबर। अकबर जो ग्रेटेस्ट रूलर कहे जाते हैं मुगल एम्पायर के। ग्रेटेस्ट रूलर क्यों कहे जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब आते हैं अकबर पे। अकबर जो थे वो सिर्फ 13 साल के थे जब उनको राजगद्दी पर बैठाया गया। इनके एक ट्यूटर थे, उनका नाम था बैरम खान, BAIRAMKHAN, बैरम खान। वो इनको गाइड करते थे कि एम्पायर को कैसे चलाना है। फिर बाबर ने 1556 से राज करना शुरू किया था। बाबर ने लड़ाई करवाई थी, मतलब जो बाबर की जो फोर्सेस थी, आर्मी थी, वो बैरम खान लीड कर रहे थे। मतलब बैरम खान की गाइडेंस में थी मुगल आर्मी की फोर्सेस। और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में मुगल आर्मी ने हेमू को हराया था। फिर एक फेमस बैटल है, ये याद रखिएगा, बहुत फेमस बैटल है अकबर का, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576। इसमें जो महाराणा प्रताप थे, मेवाड़ के राजा, उनको मुगल आर्मी की जो फोर्सेस थी, मुगल आर्मी की फोर्सेस को लीड कर रहे थे राजा मान सिंह। महाराणा प्रताप ने बहुत करेजियस थे, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने फाइट किया, लेकिन उसके बाद भी वो हार गए थे और बैटल फील्ड छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि उनको बहुत वुंडेड हो गया था, बहुत ज़्यादा खून बह बहुत चोटी लग गई थी। ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में लड़ा गया था मुगल की आर्मी और राजा महाराणा प्रताप के बीच में, इसको याद रखिएगा। फिर 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी, लेकिन अकबर का रूल जो होता है, अकबर का जो रूल था उसको ग्रेटेस्ट रूल, मतलब ग्रेटेस्ट एम्पायर क्यों कहा जाता है, क्योंकि अकबर की बहुत सारी पॉलिसीज थी। ऐसी पॉलिसीज थी जिसने कॉम्पोजिट कल्चर को जन्म दिया। मतलब जो हिंदू थे, मुस्लिम थे, एकदम भाई भाई ब्रदरहुड, मतलब पूरा भाईचारा फैल गया हर जगह, सारे लोग खुश थे। अकबर ने बहुत सारे टैक्सेस हटवा दिए थे, जो रिलीजियस टैक्सेस लगते थे, जैसे जिजिया टैक्स हो गया, और पिलग्रिमेज टैक्स, जैसे बनारस जैसी होली सिटीज़ को विजिट करने में, वहाँ पे नहाने में जो टैक्सेस लगते थे, उसको अकबर ने हटवा दिया था। अकबर ने एक जगह बनवाई थी जिसको कहते थे इबादत खाना। वहाँ पे अलग अलग धर्म के लोगों को अकबर बुलाता था और उनके बीच में डिबेट करवाता था और उनको खुद से सुनता था। अकबर के रूल को ग्रेटेस्ट कहा जाता है क्योंकि अकबर की पॉलिसीज थी। अकबर की जो सबसे फेमस पॉलिसी थी वो थी राजपूत पॉलिसी। अकबर जो था वो राजपूत राजा जो होते थे उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस में एंटर करता था, मतलब उनकी जो प्रिंसेस थी, उनकी जो बेटियां थी, उनसे शादी करता था ताकि फ्रेंडली रिलेशंस हो सकें राजपूत और मुस्लिम रूलर्स के बीच में। और अकबर की जो हिंदू वाइफ्स होती थी वो कंप्लीट फ्रीडम देता था अकबर उनको कि हिंदुइज्म फॉलो करें बिना किसी रोक टोक के। और जो वाइफ के घर वाले होते थे उनको भी हाई पोजीशन, मतलब ऊंची रैंक प्रोवाइड कराता था अपने कोर्ट में। और जैसे कि मैंने बताया कि ऊंची रैंक प्रोवाइड कराता था अपने कोर्ट में, तो कई सारे लोग जो है राजपूत राजा भी होते थे इसके कोर्ट में। तो कॉम्पोजिट कल्चर का यहीं से मतलब बेगिन हुआ कि भाईचारा बढ़ रहा है। हिंदू, मतलब जो बहुत बहुत समय से लड़ाइयाँ चलती आ रही थी मुस्लिम और राजपूत राजाओं के बीच में, वो ख़त्म हो गया इसकी वजह से। और राजपूत राजा भी होते थे, वो डिसीजन लेते थे, तो सबके मतलब सब अच्छे से रहने लगे। उसके बाद आता स्टेप्स टुवर्ड इंटीग्रेशन। स्टेप्स टुवर्ड्स इंटीग्रेशन में, जैसा कि मैंने बताया, अकबर ने जो पोल टैक्स या जिजिया टैक्स जो था, जो नॉन मुस्लिम होते थे, मतलब जो लोग मुस्लिम नहीं होते थे, उनको एक टैक्स पे करना पड़ता था, उसका नाम था जिजिया टैक्स, JIZYAH, JIZYAH। जो नॉन मुस्लिम्स होते थे उनको जिजिया टैक्स पे करना पड़ता था, अकबर ने उस टैक्स को हटवा दिया था। और भी कई टैक्सेस थे, जैसे कि पिलग्रिमेज टैक्स फॉर बाथिंग एट होली प्लेसेस, मतलब जो पवित्र जगहें थी जैसे कि बनारस, प्रयाग, उनमें नहाने के लिए भी टैक्स लगता था, अकबर ने उसको भी हटवा दिया था।
फिर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अकबर ने इबादत खाना बनवाया था 1575 में। वहाँ पे वो अलग अलग रिलीजन के लोगों को बुलाता था और उनसे मतलब चर्चा करता था। और अकबर ने एक नया रिलीजन फाउंड किया था, मतलब अकबर ने एक नया रिलीजन बनाया था, दीन इलाही। दीन इलाही इस रिलीजन का जो मेन गोल था वो था वननेस ऑफ गॉड। और ये लॉयल्टी चाहता था कि एम्परर, मतलब इस रिलीजन के हिसाब से एम्परर जो था वो सुप्रीम था। कोई भी रिलीजियस मैटर्स होते थे तो एम्परर, मतलब उलेमा जो होता था, उलेमा से ऊपर होती थी एम्परर की पावर। एम्परर सुप्रीम था, एम्परर जो कह देता था वही होता था। उसके बाद आता है सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स में। अकबर ने जो विडो रीमैरिज था उसको लीगलाइज कर दिया, मतलब जो विधवा होती थी उनको रीमैरिज को अलाउ कर दिया। और जो सती प्रैक्टिस होता था, जो किसी का हस्बैंड मर जाता था तो वाइफ को भी उसी के साथ जला देते थे, उसको भी रोक लगाया उस पर कि वो ऐसा ना हो। लेकिन अगर वो वाइफ चाह रही है कि उसके साथ वो जले, वो अपने फ्री विल्स, मतलब अपने मन से वो चाहती है कि जाए उसके साथ, तो वो कर सकती थी। अकबर ने जो एज ऑफ मैरिज थी उसको भी रेज कराया था। अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर जो थे वो बहुत ही एजुकेटेड थे, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने मास्टरी हासिल की थी एजुकेशन में। लेकिन वो एम्पायर को उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते थे, इसीलिए उनकी जो वाइफ थी उन्होंने अपने वाइफ से कहा था कि एम्पायर को जितने भी मैनेजमेंट है वो सब तुम करो। उनकी वाइफ जो थी नूर जहाँ, वो बहुत फेमस थी, बहुत फेमस वुमेन थी उस टाइम की, क्योंकि वो मैनेज करती थी सब। जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां। शाहजहां जो थे वो बहुत इंटरेस्टेड रहते थे बिल्डिंग्स बनवाने में। उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई हैं, जैसे कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मॉन्यूमेंट्स में ताजमहल उन्होंने बनवाया था, रेड फोर्ट उन्होंने बनाया था, जामा मस्जिद उन्होंने बनाया था, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई थी। उसके बाद जो मेन रूलर थे अकबर के बाद, जो सबसे ज़्यादा फेमस रूलर हैं वो थे औरंगज़ेब। इन्होंने ऑलमोस्ट 50 साल तक राज किया था। इनको हिस्ट्री में क्रूएलेस्ट रूलर कहा जाता है। क्रूएलेस्ट मुगल एम्परर जो था वो औरंगज़ेब था। इन्होंने अपने पापा को जेल में कैद कर दिया था, मतलब शाहजहां जो इनके पापा थे, इन्होंने उनको जेल में कैद कर दिया था। और इनके जो तीनों भाई थे उनको मार दिया था। वॉर ऑफ सक्सेशन होता था, इनके जो बड़े भाई थे, छोटे भाई थे, इन्होंने उनको मार दिया था। उसके बाद इन्होंने एम्पायर को, मतलब ये राजगद्दी पे आए, तो इन्होंने स्टार्ट किया था रूल करना 1658 से। इनके रीजन में जो मुगल एम्पायर था वो अपने लार्जेस्ट एक्सटेंट तक फैला, मतलब जितना सबसे ज़्यादा एक्सटेंट तक फैला था मुगल एम्पायर इनके रीजन में। फिर जब इन्होंने जो अकबर की जो रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी थी उसको एकदम रिवर्स करा दिया, और जो टैक्सेस लगते थे उनको भी वापस से लगवाना स्टार्ट करा दिया। मतलब अकबर ने जितनी भी चीज़ें अच्छी की थी इन्होंने सबको उल्टा कर दिया, इसीलिए इनको क्रूएलेस्ट रूलर कहा जाता है। ये बहुत टैक्स लेते थे, इन्होंने जो नॉन मुस्लिम पे टैक्स लगता था वो भी दोबारा से इम्पोज करवाना स्टार्ट करवा दिया था। उसके बाद ही 1707 में ऑलमोस्ट 50 साल तक राज करने के बाद इनकी भी डेथ हो गई थी। मुगल एम्पायर के टाइम में जो मिनिस्टर्स होते थे, कुछ मिनिस्टर्स के नाम लिखे मैंने। जो प्राइम मिनिस्टर होता था उसको वकील बुलाते थे। जितने भी मिलिट्री और जो सिविल का काम होता था उसमें इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा रहती थी, मतलब ये पावर ज़्यादा रहती थी इसकी। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हेड होता था उसको दीवान कहते थे, या दीवानी आला भी कहते थे। मतलब जितना भी इनकम और एक्सपेंडिचर हो रहा है एम्पायर में उसका ये हेड था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड था। इसको दीवान भी कहते थे और दीवानी आला भी कहते थे। उसका आता है मीर बख्शी। मीर बख्शी जो होता था मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था, मतलब जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था आर्मी से रिलेटेड उसका जो हेड होता है उसको मीर बख्शी कहते थे उस टाइम पे। फिर आता है जुडिशियल डिपार्टमेंट। जो जुडिशियल डिपार्टमेंट था उसका हेड था काजी। ये जितने भी नाम दिए गए हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर को वकील बुलाते थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड दीवान और दीवानी आला था, मीर बख्शी जो था वो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड था, जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड काजी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकते हैं, या डायरेक्ट 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु वाज नोन एज प्राइम मिनिस्टर, हु वाज द हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूछा जा सकता है, तो इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे। तो मुगल एम्पायर के टाइम में जो एम्पायर होता था
वो 12 प्रोविंसेस या सुबास में डिवाइड होता था। मतलब सुबास की स्पेलिंग जो होती है SUBAHS, 12 प्रोविंसेस या सुबास में डिवाइड था। और ये जो सुबास थे उन फर्दर सब डिवाइडेड था सरकार्स में, और जो सरकार थे वो भी सब डिवाइडेड था परागनास में। जो सुबास होते थे उसका जो हेड होता था उसको सूबादार भी कहते थे, सूबादार SUBAHDAR, या नजीम NAZIM, ये दोनों भी कहते थे। इसके जो फंक्शंस होते थे वो स्मूथ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू अच्छे से आ जाए, लॉ और ऑर्डर का मेंटेनेंस जो था, वो सब इसके फंक्शंस थे। ये जो सूबादार होता था ये मनसबदार होता था, हाई रैंक। मनसबदार जो मनसबदारी सिस्टम था एक, वो रैंकिंग सिस्टम था। अभी इसके बाद हम लोग वही पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं मनसबदारी सिस्टम की तरफ। मनसबदारी सिस्टम जो था उसको अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। मनसबदारी सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो रैंक प्रोवाइड करता है। मनसबदार एक वर्ड होता है, मनसबदार। मनसबदार मतलब, मनसब मतलब होता है रैंक, मनसबदार मतलब अ पर्सन हु इज होल्डिंग अ रैंक, मतलब एक पर्सन है जिसके पास रैंक है उसको कहते हैं मनसबदार। ये मनसबदारी सिस्टम जो था उसमें जो लोएस्ट रैंक होती थी वो 10 होती थी, और जो हाईएस्ट रैंक होती थी वो 5000 होती थी। और जो रैंक्स होती थी वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती थी। एक पहला था जत, ZAT जत, और दूसरा था सवार। जत वो होता था मतलब जितनी ज़्यादा उस जत होगी उतना ज़्यादा प्रेस्टिजियस पोजीशन होगी उस नोबल की कोर्ट में, और उसकी सैलरी भी उतनी ज़्यादा होगी। और सवार रैंक जो थी मतलब जितना ज़्यादा सवार होगा उतने ज़्यादा घोड़े, कैवलरी मैन उस आदमी को मेंटेन करने पड़ेंगे। इनको जो सैलरीज मिलती थी वो असाइनमेंट के तौर पे मिलती थी, जिनको कहते थे जगीर्स। जगीर्स JAGIRS। ये तो अकबर के टाइम पे ये जो सिस्टम था ऐसे चलता था, लेकिन अलग अलग जो रूलर्स आए अकबर के बाद, जो रूलर आए, जहांगीर आए, शाहजहां आए, औरंगजेब आए, तो सबके टाइम पे अलग अलग ये सिस्टम चलता था। अब आते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। बहुत ही यूनिफॉर्म सिस्टम था मेजरमेंट करने का। जो लैंड टैक्स कैलकुलेट होता था उसको मेजर करने का बहुत ही यूनिफॉर्म सिस्टम था। तोदरमल एक इंसान था, उसने जो है वो स्कीम्स लाता था इफेक्टिव टैक्स कलेक्शन के लिए। तोदरमल जो था वो स्कीम्स लाता था इफेक्टिव टैक्स कलेक्शन के लिए। और जो स्टेट होता था वो पुअर फार्मर्स, मतलब जो गरीब फार्मर्स हैं उनको लोन भी प्रोवाइड कराते थे, जिसकी वजह से जो स्टेट की ट्रेजरी थी, मतलब जो पैसा था उनके एम्पायर का, वो बढ़ता गया, और उनके एम्पायर में जो एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री थी उसकी प्रोग्रेस हुई। आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जुड़े रहिएगा। कीप सपोर्टिंग।